देख लिया सबने नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन के सारे एग्जाम्पल्स एक बार और देखो, जो 7-8 एग्जाम्पल थे। नेगेटिव डेविएशन ये सोच के देखिए, बाद वाला प्रेशर कम, बाद वाले प्रेशर कम का मतलब क्या था? नीचे ही रुक गए, लिक्विड फेज में ही रुक गए, नीचे कुछ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इंटरफेयर हुए थे। तो जो भी एग्जाम्पल मैंने आपको नेगेटिव डेविएशन के कराए थे, जस्ट हैव अ लुक, क्या सब में आप बता भी पा रहे हो बाद वाले फोर्सेस स्ट्रॉन्ग आ गए, पहले वाले वीक? फोर्सेस के नाम सोच के रखो, एसीटोन में क्या होगा, ईथर में क्या होगा, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, फोर्सेस के नाम सोच के रखिए, ठीक है? गुड, क्या पटाखे बजे हैं? उफ, बैग था, क्या था? इन बच्चों को बोलो, नॉट राइट टाइम। 2 बजे नहीं, आगे से 12th वालों को आज मैं अनाउंस कर रही हूँ। टीम्स ऐप, और तुम स्ट्रेस मत लो, कोई तरीका थोड़ी, और काम भी होते हैं, क्लास तक देखना होता है। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये जो 2 सवा 2 बजे आप फोन करते हैं ना, मैम एक्स है, वाई है, जेड है, हम क्लास ऑनलाइन लगाएंगे आज, और फिर अता पता होता नहीं है, अकल आप लोगों के पास है नहीं, आईटी की, टीम्स ऐप की, इसकी उसकी, मेल आईडी तो टाइप करना आता नहीं है आजकल के बच्चों को, सेव उठा के कहीं से रख देते हैं। तो ये 2 सवा 2 बजे आपकी घंटी आती है ना, मेरा डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है सैटरडे को, अक्सर बहुत से ऐसी चीजें आ जाती हैं, वीकेंड, और 2 बजे आप हमें बताते हैं हमें ऑनलाइन क्लास लगवा दीजिए, तो प्लीज अवॉइड करिए, उससे बेटर है आप रिकॉर्डेड देख लो। अगर आपको ऑनलाइन लगाना है, कम से कम 1 या 1:30 बजे कॉल कीजिए, उस प्रोसेस को 15-20 मिनट लगते हैं। उसके चक्कर में मेरी क्लास का सेटअप सारा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वहां पे किसी को लॉग इन करवाया जा रहा होता है, ठीक है? तो किसी को भी लगे कि आज मैं ऑनलाइन लगा लेती हूँ, लगा लेता हूँ, XYZ रीजंस हैं, कैब नहीं बुक हो रही, लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्लीज मेक श्योर 1 या 1:30 बजे लग गया, लग गया, अदरवाइज रिकॉर्डेड देखिए। अब 12th के बच्चे हैं, आप लोग समझ सकते हैं, +1 वालों को तो आग लग जाए ऐसा हम कहें तो +2 वाले तो समझ सकते, +1 वालों को हम अभी 6 महीना कुछ नहीं कह सकते, हाँ बेटा बिल्कुल, यस ये करना है हमने 6 महीने, उसके बाद धरती पे आते हैं +1 वाले। सो आप लोग आए हुए हैं, आप तो रदर पताल में गए हुए हैं, हम इतने धरती पे आ चुके हैं, हम कुछ ही करा लो, बस केमिस्ट्री आ जानी चाहिए। सो प्लीज ऑनलाइन क्लास का टाइम फिक्स कर लो, 1:30 बजे तक लॉग इन हो गए, नहीं तो हम नहीं कराएंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? आप ही में से फिर किसी ने किया ना अगले हफ्ते, तो फिर मैंने ऐसे ही झाड़पट्टी करनी है आपकी। चलिए, नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन एक बार दोबारा मैं बात करती हूँ, फिर कॉज पे आती हूँ। आज मैं नेगेटिव से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि लास्ट क्लास सारी पॉजिटिव पॉजिटिव पे थी, तो शायद आप नेगेटिव सोच नहीं पा रहे थे, तो आज मैं सारा नेगेटिव से स्टार्ट करूंगी और उसका ऑपोजिट पॉजिटिव हो जाएगा। मान लीजिए 2 सब्सटेंस हैं, ए और बी, ये दोनों जब प्योर फॉर्म में थे, अकेले अकेले थे, इनके अंदर नॉर्मल फोर्सेस थे, जो भी थे, डाइपोल डाइपोल भी हो सकता है, इंड्यूस वाला भी, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर फोर्सेस, वो अब आप नाम देने लायक हो चुके हैं, आप बताओगे मेरे को। बट जैसे ही दोनों को मैंने बाइनरी सोल्यूशन के फॉर्म में डाला, बनाया, मिक्स किया, जैसे ही दोनों को मिक्स करते ही पता चलता है इन दोनों में जो फोर्सेस डेवलप हुए वो काफी स्ट्रांग थे एज कंपेयर टू व्हाट दे वर इन प्योर फॉर्म। मिक्स करने के बाद एकदम स्ट्रांग फोर्सेस आ गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ए और बी आपस में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होने की वजह से क्या हो गए, वो वेपर फॉर्म बनाने के बजाय लिक्विड फॉर्म में रहना पसंद करेंगे, वेरी ऑब्वियस। तो क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में ही रहना पसंद कर रहे हैं, वेपर कम बने, तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर आपने ग्राफ में ऐसा बनाया था, और कम वाला वेपर प्रेशर आपका ऐसे ही बना। यानी अब सबसे पहला सवाल, जो भी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज हमने लिखवाई थी, वो क्यों, वो कैसे, उसकी बात करें। तो सबसे पहले मैं नेगेटिव डेविएशन, आज की क्लास में ज्यादातर नेगेटिव डेविएशन कोशिश करूंगी, शुरू के 10-15 मिनट तो नेगेटिव डेविएशन का कोई मेरे से कॉज पूछे, वो जो चौथा पॉइंट मैंने लाइन खींच के लिखवाया था, वो अब आप समझिए क्या है चौथा पॉइंट। वो पॉइंट है ए और बी, ये क्या है, और आपको बोर्ड्स में ऐसे ही आंसर देना होगा, आपकी लैंग्वेज के बजाय ये सपोर्ट होगा ज्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसे पकड़ा हुआ है।
सेम आपको असर्शन रीजन में ये नहीं बोला होगा सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, या जो मैं बात कर रही हूं व्हेन इट इज प्रेजेंट प्योर, व्हेन इट इज प्रेजेंट इन बाइनरी मिक्सचर, नो। अब आप जब एनएमएससी उठाएंगे तो आपसे बात कैसे की होगी डेविएशन के क्वेश्चन में? ए जनरली ए किसके लिए लिया है मैंने? सॉल्वेंट के लिए। बी किसके लिए लिया है मैंने? सोल्यूट के लिए। ए इंटरेक्शन अंडरस्टूड होगा चेक करने वाले के लिए, ए का मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट है, और बी के आपस के अपने इंटरेक्शन, ये दोनों इंटरेक्शंस वर एक्चुअली ओरिजिनली व्हेन दे वर सेपरेट वीक, एंड व्हेन वी मिक्स देम, ए के सामने आ गया बी, बी के सामने आ गया ए, एंड सो ऑन। जब हमने इनको मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद मुझे क्या पता चलता है? इनमें कोई ऐसा इंटरेक्शन डेवलप हो गया जो एक्सपेक्टेड, ओरिजिनल या पहले से ज्यादा स्ट्रांग था। ज्यादा स्ट्रांग था तो इसका मतलब वेपर्स बनेंगे नहीं, वेपर्स बनेंगे ही कम, तो वेपर प्रेशर नीचा हुआ, डाउन हुआ, जिसकी वजह से मेरे को नेगेटिव डेविएशन मिला। अब इसको एग्जैक्ट राउल्ट से रिलेट करते हैं। राउल्ट्स क्या कह रहा था? ऐसे सॉल्यूशन के लिए आप जब प्रेशर निकालोगे किसी एक कंपोनेंट की वजह से पीए, इसको प्रोपोर्शनल किया एक्स ए, और इक्वालिटी जब मैं लेकर आई तो मैं ले आई पी नॉट ए इंटू एक्स ए। मैंने क्या माना था? जैसा ए के बीच इंटरेक्शन है बिल्कुल वैसा ही ए का बी के साथ रहा होगा। यही गलती थी राउल्ट्स की। तो ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर मैंने एक एक ही रेंज पे तोल दिया। सो दिस प्रेशर, ये मेरे को राउल्ट्स के हिसाब से ऑन पेपर रिपोर्ट आती है, एंड व्हाट आई नो, एक्चुअल प्रेशर तो एक्सपेक्टेड से कम था। एक्चुअल प्रेशर मतलब लैब वाला, एक्सपेक्टेड से कम था मतलब ये वैल्यू आपने जो कॉपी में सॉल्व करके रखी है ज्यादा थी, ये वैल्यू जो है ये कम है। अगर कोई ऐसा केस मैं दूं, डेविएशन का नाम भी नहीं लूंगी, मैं ऐसा केस देती हूं आपके बोर्ड में, एक केस है जहां प्योर का प्रेशर इतना, इसका मोल फ्रैक्शन इतना, और इसका एक्चुअल पार्शियल प्रेशर इतना। कैन यू कमेंट समथिंग ऑन दिस केस? ये गैस, ये सॉल्यूशन का नेचर क्या है? आप क्या करोगे? आप पहले तो जो प्योर और एक्स ए दिया उससे मल्टीप्लाई करोगे। कई बार तो बच्चे कहते तीनों चीज दी है, पूछा ही क्या है भाई? पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए होता है क्वेश्चन में, तीनों दिया और नेचर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहे हैं, तीनों इसलिए दिया है। आप पहले एक साइड आरएचएस सॉल्व करोगे, फिर आप एलएचएस भी गिवन है वो देखोगे। इफ बोथ आर इक्वल, सोल्यूशन इज आइडियल। इफ बोथ आर नॉट इक्वल, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, नॉन आइडियल तो मांगेगी ही नहीं आपसे, आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन बताना होगा। भाई आई वांट टू कमेंट ऑन दिस केस, ये जो आपने डाटा दिया इट शोज कि ये सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन है या ये सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन है। तो इस तरह से ये डेविएशन मैं एक्सप्रेस करूंगी क्वेश्चन में। दूसरी एक और चीज, कॉज, ये बहुत पूछा जाता है। कॉज क्या रहा? ए और बीबी के इंटरेक्शन से मैच नहीं करता था ए बी इंटरेक्शन। अगर नेगेटिव डेविएशन का केस है तो ए बीबी के इंटरेक्शंस वर वीक एंड ए बी इंटरेक्शंस वर स्ट्रांग। पॉजिटिव डेविएशन होगी तो जस्ट उल्टा, पहले वाले इंटरेक्शन स्ट्रांग थे, बाद में बनने वाले इंटरेक्शन क्या हो गए? वीक हो गए। तो कॉज के ऊपर आपको ये ए बी और ए बी लाना इज मस्ट, कीवर्ड यही है। तो कॉज ये अब आज आप मेरे साथ ही नोट कर रहे हो सब कुछ, क्योंकि आज बहुत बेसिक थ्योरेटिकल चल रहा है, आज काफी थ्योरेटिकल रहेंगी ये चीजें, तो साथ साथ नोट करते जाइए। मैं दो दो तीन तीन बार बोलूंगी ताकि आपके दिमाग में घुसता रहे। सो पहले तो कॉज आपके पास होना चाहिए दोनों के लिए, ये मैं लिखवा चुकी हूं वैसे। अगर आप देखें तो वो जो लाइन खींच के 4 पॉइंट लिखे थे, चौथा पॉइंट यही है। उसमें लिखा था कि ए बी इंटरेक्शंस के मुकाबले ए बी स्ट्रांग है या ए बी वीक है। तो दीज कॉजेज आर ऑलरेडी विद अस, लेकिन मुझे आज क्यों डिस्कस दोबारा करना था? क्योंकि आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। अब मेरे को एक सवाल आप लोगों से पूछना है, अगर नेगेटिव डेविएशन ही चल रहा है तो ये बात कैसे आ गई? इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, मिक्सचर कुछ ही कह लो, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों को मिक्स करने में जो एंथैल्पी इन्वॉल्व थी नेगेटिव डेविएशन में, वो क्या थी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है? हीट गिवन आउट।
दो ये चीजें मैंने मिक्स करी, हीट बाहर भागेगी। क्यों बाहर भागेगी इसको भी समझ लीजिए। हाँ जी बताओ। स्टेबल को थोड़ा सा हम साइड पे रखते हैं, स्टेबल बड़ा ना ट्रिकी वर्ड हो जाएगा, बट यस, स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं बाद वाले। तो इसको सही तरीके से जवाब, जहां आपको कोई काउंटर ना कर सके। टूटने वाले इंटरेक्शन, जब दो चीजें मिक्स होती हैं तो पुराने तो टूटते ही हैं। ए और ए का इंटरेक्शन टूटेगा, उसके बीच में किसने जगह बनानी है? बी ने। तो जो टूटने वाले इंटरेक्शन है वो तो कम है, वहां तो मेरा 20 रुपया लगा। और जो बनने वाले इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। और इंटरेक्शन, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जब सीन में आते हैं तो क्या होता है? एनर्जी गिवन आउट। स्ट्रांग फोर्सेस डेवलप, नए स्ट्रांग फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। तो जब स्ट्रांग फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं तो मेरी कमाई यहाँ 100 रुपए है, खर्चा यहाँ 20 रुपए है। एट द एंड इसने 80 रुपीज जनरेट किए, 80 किलो कैलोरी इसने प्रोड्यूस की। यस, इट शुड बी एक्सोथर्मिक। और यस, इसका डेल्टा एच क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। तो ये मेरे लिए आई बात यहां पर कि क्यों नेगेटिव डेविएशन का डेल्टा एच नेगेटिव होता है। सिमिलरली क्यों डेल्टा वी नेगेटिव होता है? वॉल्यूम चेंज कम, नेगेटिव मतलब क्या है? 5 और 5 ml दोनों के मिक्स किए तो 10 ml नहीं आया, राइट? जीरो तो नहीं है एटलीस्ट डेल्टा वी। फिर नेगेटिव का मतलब क्या? वॉल्यूम घट गया, फोर्सेस स्ट्रांग, स्ट्रांग में बहुत थोड़ा ही सही मॉलिक्यूल्स थोड़े पास आएंगे, पास आएंगे तो लिक्विड कम वॉल्यूम घेरेगा। बहुत बहुत माइन्यूट सा चेंज आएगा, ऐसा मैं नहीं कह रही कि आप नाप तोल लोगे। आप क्वेश्चन जब देखोगे ना टेस्ट के या डीपीपी के या एनएसटी के, 0.001 का फर्क आ रहा है वॉल्यूम में, इतना माइन्यूट फर्क बता रहा है। सो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन में क्यों मेरे को ये दो चीजें मिली, आज क्लियर हो गया। लास्ट क्लास में इतना कुछ था कि मैं नहीं देना चाह रही थी, मेरे को आज का डे चाहिए था ताकि आप इसको रिटेन कर सकें। तो अब नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन का बेसिक तो वापस बात होगी, लेकिन असली कंफ्यूजन एग्जांपल्स। उस दिन से मेरे को 50 बच्चे पूछ चुके हैं, हमें कैसे पता चलेगा? यही बात मैंने लास्ट क्लास में बोली थी, बता तो मैं दूंगी कैसे पता चलेगा, आप इतना कुछ याद नहीं रख पाएंगे। इसमें ये लगाना है, इसमें ये लगाना है, इसमें ये लगाना है। बहुत फायदा होगा अगर आपको याद हो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन के केसेस। अगर आपको पता होगा इसमें नेगेटिव है, आप उसका रीजन दे पाओगे। लेकिन रीजन सोच के आप नेगेटिव दोगे तो इतना टेढ़ा रास्ता है कई जगहों पे कि आपके लुढ़कने के चांस ज्यादा है। तो लेट मी टेक वंस अगेन द केस ऑफ एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। कोई कहे ना एसीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, निकाल बाहर कर देगा मेरे को 12th क्लास से। एसीटोन एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि इसके पास एक भी एच ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो। एसीटोन एसीटोन में सिंपल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और वो भी ठीक ठाक वीक है। नेल पेंट रिमूवर है, आप ढक्कन खोल दीजिए सारा सूख जाता है। सेम इज विद दिस क्लोरोफॉर्म, ये भी डाइपोल डाइपोल और कोई खास स्ट्रॉन्ग डाइपोल नहीं है, ये भी ठीक ठाक वीक डाइपोल है। बट जब दोनों मिल गए तो इसमें कौन सा फोर्स इंट्रोड्यूस हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं जब क्लास 11th में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा रही थी, या कोई भी बुक भी दे रही होती है, एक्सेप्ट फॉर दीज एनवर्सिटी वीके जायसवाल टाइप बुक्स, जो कि करनी ही 12th के बीच में चाहिए, जो भी कोई और बुक दे रही होती, वो कभी भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एसीटोन डाल ही नहीं सकती। आप उसी वक्त रिजेक्ट कर दोगे, ऑफ कोर्स नहीं डाल सकते। अब ये आ गई स्पेशल कंडीशंस। एसीटोन का ओ सामने उसको एक पॉजिटिव मिला, लपक के हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, डेफिनेशन के अंदर आया, तो बाद वाले इंट्रैक्शन स्ट्रांग हो गए। अब आप ये सोचे उस वक्त आपको ये याद आएगा, इट कैन बी अ रिस्की थिंग, हो सकता है आप भूल जाए। लेकिन आपको ये अगर पता होगा, आई नो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में नेगेटिव डेविएशन होती है, तो आप खोजबीन कर लोगे। इसी तरह से ये वाला केस भी मैंने आपको करवाया था, इसमें काफी बच्चों ने मेरे को डाउट दिया है, तो मैं इसको दोबारा लूंगी। ये मेरे पास फिनोल है, ये मेरे पास एनिलिन है। दोनों की हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने आपको मैग्नीट्यूड बता दिया, फिनोल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एनिलिन की। फेयर, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। लेकिन बाद में क्या हुआ, मैंने जो उस दिन कहा उसका काउंटर क्या आया, मैं वो भी बात करूंगी। फिनोल फिनोल की बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग, फिनोल और सॉरी एनिलिन एनिलिन की बॉन्डिंग वीक। जब आप फिनोल के सामने एनिलिन दे रहे हो, तो अब एनिलिन और एनिलिन की वीक बॉन्डिंग तो गायब हो गई।
अब तो एनिलिन का H भी O के साथ ही मिल रहा है, यही बात हुई थी। तो वीक वाली बॉन्डिंग गायब हो गई और स्ट्रॉन्ग वाली बॉन्डिंग आ गई। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से क्या हुआ, नीचे ही रहे। नीचे रहे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर कम तो इट इज नेगेटिव। स्टिल किसी को अगर डाउट आता है, नहीं फिनोल फिनोल वाली स्ट्रॉन्ग भी तो गायब हुई, ये काउंटर आता है और आपको आएगा, किसी को आज आया, किसी को लास्ट क्लास में, किसी को टेस्ट की तैयारी करते वक्त आएगा। एनिलिन के पास 2 हाइड्रोजन थे। अगर 2 फिनोल की बॉन्डिंग थी जो बहुत स्ट्रांग थी, राइट, इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे थे, एक ही। इसी एक फिनोल का स्ट्रांग करने वाला रीजन कौन था, यहां ऑक्सीजन। इसी फिनोल का एक ऑक्सीजन अब दो दो एनिलिन के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, तो ये फिनोल फिनोल से भी स्ट्रांग हो गई। एक तो चौथा, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन। आपने भी पिछले केस में क्या देखा, क्लोरोफॉर्म और किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोड्यूस हो गई थी, एसीटोन। तो क्लोरोफॉर्म एक ऐसा केस आ गया मेरे पास जो कुछ तो ट्रबलसम बिहेव कर रहा है। फिर से क्लोरोफॉर्म, और अब के कौन है, बेंजीन। आप सपने में भी नहीं सोच सकते बेंजीन भी कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। यस, आज बेंजीन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। 11th में तो क्या, इससे पहले पिछली क्लास तक मैं बात नहीं कर सकती थी इस बारे में। सोचिए, जब आपको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाते हैं, हमें तब भी ये आता होता है, पर तब भी हम नहीं बोल सकते, हमें अपने पे यही कंट्रोल रखना पड़ता है कि मुंह से निकलना ही नहीं चाहिए। बेंजीन के ये जो 6 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जो रेजोनेट कर रहे हैं, कैन आई से कि ये 6 इलेक्ट्रॉन का रिंग है, ऑलवेज रिवॉल्विंग, ये अड्डा है 6 6 इलेक्ट्रॉन का। इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमने ये पढ़ा है, बेंजीन को कोई नेगेटिव चीज अटैक ही नहीं कर सकती, तगड़ा रिपेल होके भागेगी। इस पे पूरा पूरा हमने डिस्कशन लिया है। अरे, सो इसके बाद आपके पास यहां क्या आ गई चीज, बेंजीन के 6 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की जगह ले सकते हैं। इसके 6 इलेक्ट्रॉन और इधर जो हाइड्रोजन था, वी नो लास्ट क्लास डिस्कशन, ये 3 3 क्लोरीन जो है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इस पे ऑलरेडी ठीक ठाक पॉजिटिव चार्ज है, और ये तो बढ़िया नेगेटिव का सोर्स है। इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले यहां क्या था, डिस्पर्शन फोर्सेस। यहां क्या था, डायपोल डायपोल। यहां क्या आ गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली आप देखोगे अब एसीटोन एनिलिन, इसमें इसमें मुझे आप लोगों से चाहिए 6th का और 7th का एक्सप्लेनेशन आपकी कॉपी में बन। अभी थोड़ी देर नोट मत करना, मेरे को कुछ दिखाना है आपको। मैं लास्ट क्लास में काफी इस चीज पे हेजिटेट कर रही थी, या कहो बच रही थी, कोई पूछ ना ले, कोई सुन ना ले, दिमाग में ना आ जाए किसी के सवाल मेरे ऊपर, क्योंकि टीचर को कभी कहना अच्छा नहीं लगता, इसको हम नेक्स्ट क्लास में बता पाएंगे। एज इफ हम पहले खुद पढ़ के आएंगे, तैयारी करके आएंगे, फिर आपको बताएंगे। होता यही है कि आप आज नहीं बता पाए, तो मैं इसीलिए डरती हूँ कि ऐसा कोई सवाल आ जाए जो अगली क्लास के कंटेंट का हो, तो फिर मेरे पर ही आती है बात कि मुझे आता नहीं है, मेरे को 24 घंटे पढ़ने के लिए चाहिए। तो आज मैं पढ़ के आई हूँ ये, इसीलिए आज आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। क्या इस ब्लू लाइन में कोई ऐसी चीज आपको अटपटी दिखती है जो राउल्ट्स लॉ के वक्त मैंने जो आपको आइडियल ग्राफ बनवाया था, उसमें नीचे 2 स्टेटमेंट लिख के स्टार लगाया था और कहा था ये बहुत लंबा तंग करेंगी आपको, वो स्टार आज के लिए था। यस, कब से टोटल प्रेशर, उस दिन तो बड़े हम एग्री कर रहे थे ना राउल्ट्स लॉ को, कब से दो सॉल्यूशन का, सॉरी, दो चीजों का मिक्स बनाने के बाद एक सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर उनके प्योर वालों के से भी ऊपर हो गया। और तब मैंने लिखा था पीटी कैन नेवर बी मोर देन हाईएस्ट वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट whichsoever is highest। जिसका भी टोटल प्रेशर, जिसका भी प्योर का प्रेशर ज्यादा था, उससे ज्यादा पीटी हो नहीं सकता। लो जी, हमने तो ज्यादा ही बनाया है, और जो गोला मैंने मारा है वो पी नॉट बी से भी ऊपर है, पी नॉट ए से भी ऊपर है।
तो राउल्ट्स का तो कुछ छोड़ा नहीं हमने, वो जो स्टेटमेंट थी उसका स्टार लगाने का पर्पस था, ध्यान रहे, रिटेन रहे, याद रहे, और मेरे ऊपर ये क्वेश्चन आए लास्ट क्लास में। आई वॉज लकी मेरे पे आया नहीं ये क्वेश्चन, वरना वो ये बोलती मैं नेक्स्ट क्लास। सो ये एक सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब क्रिएट हुई। अब आप मुझे सुनना जरा, लिखना नहीं, ये बहुत कीमती चीज है। ये जो एक पॉइंट है मेरे पास, मैं इसकी कॉम्पोजिशन इधर से नोट कर लूंगी। इसके कॉम्पोजिशन मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, और वो कॉम्पोजिशन मैंने नोट करी। यहां एक्स ए 1 है ना बच्चों, शायद यहां एक्स ए 0.4 रहा होगा, एक्स बी 0.6 रहा होगा। मैंने आर्बिट्रेरली दो वैल्यू रख ली, मिड से थोड़ा इधर खिसका हुआ दिख रहा था, इसलिए एक्स ए मैंने थोड़ा कम किया। अब इस कॉम्पोजिशन के लेके बात होनी है बस, अब और कुछ नहीं होनी, एंड देन विल क्लोज डेविएशन। ये एक ऐसा टाइम माने एक ऐसी कॉम्पोजिशन है, जिन भी दो चीजों को मैंने लिया है, मे बी इधर वाटर और नाइट्रिक एसिड है, मे बी इधर इथेनॉल और एसीटोन है, कुछ भी दो चीजें हैं। उन दो चीजों को अगर आप इस कॉम्बिनेशन में लोगे तो वो दोनों से, नॉट ओनली दोनों से, दोनों के ऑल पॉसिबल कॉम्पोजिशन से भी ज्यादा प्रेशर आएगा। मतलब हाईएस्ट प्रेशर मेरे को एक ही पॉइंट पे मिला। इस हाईएस्ट प्रेशर के ऊपर इस सॉल्यूशन पे जब मैंने सोचा कि बात तो करूं, ये है क्या, इसको कुछ नाम दूं, कुछ तो डिफरेंट कॉम्पोजिशन आई। ऐसी कॉम्पोजिशन बनाई मैंने, और एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में परसेंटेज भी दिए, वो भी याद करनी होगी मुझे। मैं ऐसी वाली सॉल्यूशन बना के लैब में ले आई। भाई ये वो कॉम्पोजिशन है जब एक्स ए इतना, एक्स बी इतना, जब इसका प्रेशर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन से हाईएस्ट आएगा। जब ये हाईएस्ट प्रेशर रीच करेंगे दोनों अपना, बाय एनी कॉम्बिनेशन ये हाईएस्ट प्रेशर होगा। इस सॉल्यूशन को जब मैं अलग करके लेके गई और मैंने सोचा चलो इसको आइसोलेट करते हैं। आइसोलेट करने के लिए क्या करते थे हम? डिस्टिलेशन। मैंने इसको डिस्टिलेशन किया। डिस्टिलेशन करने में क्या होता है, जो चीज जल्दी उबलती है उसके वेपर्स बने, मैं कंडेंस करके अलग कर गई, ले गई, और ए इधर रह गया, शायद बी इधर आ गए। डिस्टिलेशन यही होता है। इस टिपिकल कॉम्पोजिशन की एक खास बात निकली, इसको जब मैंने उबाला तो दोनों कंपोनेंट वेपर बनाए, दोनों कंडेंस होके आए। दोनों को जब मैंने ठंडा करके अलग किया तो पता चला जितना यहां एक्स ए एक्स बी था उतना ही यहां मिला मुझे, आइसोलेट हुए ही नहीं। इसका क्या मतलब है? वेपर भी उसी रेशो में बने होंगे जिस रेशो में एक्स ए एक्स बी है। अगर एक्स ए का 1 मोल है और एक्स बी का 4 मोल है, ऊपर वाई ए भी 1 मोल होगा और वाई बी भी 4 मोल होगा। वो ठंडा होके वापस लिक्विड बनेगा, वहां भी 1:4 रेशो मिला, यहां भी 1:4 रेशो मिला। मतलब ऐसी सॉल्यूशन को आप आइसोलेट कर ही नहीं सकते। बाइनरी मिक्सचर बन गया, अब आप डिस्टिलेशन से तो इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। तो इतनी खास बात मिली मुझे, इसके लिए एक नाम देना जरूरी है, वही आज के इसका नाम है। ऐसी सॉल्यूशन को बोल दिया गया एजियोट्रॉप। यानी ए और बी का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सिर्फ इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे। इससे कम, इससे ज्यादा कोई भी कॉम्पोजिशन को आई कैन नॉट कॉल एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब इस पूरे को जरा आप नोट करें, और फिर छोटी छोटी चीजें हम पूछेंगे। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, क्यों क्या के बजाय आपको ये याद करना है। और प्री बोर्ड्स और स्कूल वाले बहुत दे रहे हैं एजियोट्रॉप, ऑल्दो बोर्ड्स इतना नहीं देता जितना स्कूल वाले एजियोट्रॉप देते हैं। और ऑब्जेक्टिव में तो फिर खैर बड़ा फेवरेट एरिया है ये एजियोट्रॉप, क्योंकि बच्चा छोड़ के आता है। इसे अच्छे से नोट करें और समझेंगे पिंक पिंक लाइंस को। मैंने आपको पॉजिटिव डेविएशन वाला बताया, उसमें आपने एजियोट्रॉप पहचाना। और जो ये पिंक लाइन मैं कह के गई हूं कि इसके बारे में सोचना है, मुझे आप बताइए इस ए और बी के कॉम्बिनेशन में कैन आई राइट दिस इज हाईएस्ट वेपर प्रेशर पॉसिबल? लिख सकती हूं ये हाईएस्ट वेपर प्रेशर पॉसिबल है कि हाईएस्ट वेपर प्रेशर जो है मेरे पास, हाईएस्ट वेपर प्रेशर का मतलब क्या मैं कह सकती हूं? ये सबसे जल्दी बॉयल होगा कॉम्बिनेशन। पहले ही वेपर बहुत ऊपर है, बॉइलिंग पॉइंट उसको सिर्फ इतनी सीढ़ी चढ़नी है, फटाक से चढ़ जाएगा। तो यानी अगर पॉजिटिव डेविएशन मेरे को मिलती है, उससे बनने वाला एजियोट्रॉपिक कॉम्बिनेशन इज मिनिमम बॉइलिंग एवर पॉसिबल ऑफ दीज टू। इन दोनों को मिला के मेरे को बॉइलिंग पॉइंट कम से कम लाना है, तो मेरे पास
यही एक पॉसिबिलिटी है, इन दोनों की कॉम्पोजिशन ये डाल दो, तो इससे मेरे को मिला मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। एक ये बड़ा वर्ड फेमस होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। बच्चों से इसका मतलब पूछा जाए एक क्लास के बाद अक्सर भूल ही जाते हैं। इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता होगा भाई, दुनिया में हर एक का बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ट्रू सॉल्यूशन का। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर से क्या आप एंटिसिपेट करोगे कि इसका मतलब यही होगा? यस, बॉइलिंग के बाद भी इसकी कॉम्पोजिशन कांस्टेंट रही। बॉयल किया नीचे एक्स ए और एक्स बी का जो रेशो था, ऊपर जब वेपर में गया तो भी रेशो एक्स ए एक्स बी था। अब भाई डिस्टिलेट किया तो भी रेशो एक्स ए टू एक्स बी सेम था। तो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का मतलब ये नहीं है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, इसका मतलब है बॉइलिंग के बाद भी इसकी कॉम्पोजिशन में रत्ती भर फर्क नहीं आया। आप डिस्टिल करके ले भी जाओगे तो दोनों की दोनों कंपोनेंट सेम रेशो में मिलेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इसीलिए इसको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहा जाता है। एंड वन लास्ट थिंग, एक्स ए इज इक्वल्स टू वाई ए, एक्स बी इज इक्वल्स टू वाई बी। आई होप लिख लिया होगा सबने जो मैंने टाइम दिया। अगर मैं सब कुछ सेम आपसे नेगेटिव डेविएशन का पूछूं तो क्या बोलोगे? इसकी जगह क्या आएगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ये सेम होगा क्योंकि ये तो एजियोट्रॉप की डेफिनेशन ही होगी, राइट? ये भी सेम होगा। मिनिमम की जगह मैक्सिमम आ जाएगा क्योंकि सबसे कम वेपर प्रेशर मेरे को अचीव होगा, वहां पर मिलेगा। ये एग्जांपल रटना है, इसके लिए क्यों नहीं है मेरे पास, ये आपको 95% भी याद करना है क्योंकि एनसीईआरटी ने दे रखा है भाई, ये याद करके जाओगे। नेगेटिव डेविएशन अपनी कॉपी में बनाओ पूरा का पूरा वही। और ये एग्जांपल इसी रेशो में मेरे को एजियोट्रॉप मिलता है, इसको मैं बोल सकती हूं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर मिनिमम। मिनिमम क्यों? मेरे को उबालने में बड़ी देर लग जानी है, बहुत हीट लग जाएगी, हाई टेम्परेचर रीच होगा, देन आई विल रीच टू दिस। This is if I ask you, what do you mean by azeotrope? Or which of the statement is correct or incorrect about azeotrope? Something like these. ये एजियोट्रॉप एनसीईआरटी ने उतना बेटर हैंडल नहीं किया है, बुक्स में इतना होता नहीं है, इसीलिए हमें ये लिखवाना पड़ रहा है, वरना लिखवाने लायक चीज है नहीं। एजियोट्रॉप की कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज दिस, राइट? A binary mixture having same composition in liquid phase as well as vapor phase, that is XA is equals to YA, and boils at constant temperature. Yes, it do boil at constant temperature. मतलब कई बार ऐसा एज्यूम ना कर लो कि नहीं बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं होता, वो सभी का कांस्टेंट होता है, ठीक है? बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सच सॉल्यूशंस आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, और वो मैंने बता दिया डिस्टिलेशन के बाद भी दोनों के दोनों सेम मिलेंगे। ये दो टाइप्स के होते हैं एजियोट्रॉप। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो आप पीछे पढ़ के आए हैं, और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। यहां पर एजियोट्रॉप एंड डेविएशन एवरीथिंग इज क्लोज, और अब इस डेविएशन को इस चैप्टर में दोबारा नहीं उठाया जाएगा। अब इसकी डीपीपी जो आपको मिली हुई है प्लस एन अवस्थी में, इसके क्वेश्चन में आई नो क्या डाउट आने वाले हैं, वो ही डिस्कस होंगे, मे बी इन क्लास और इन डाउट सेशन, डिपेंड्स। तो ये दो एजियोट्रॉप्स आपने पढ़े, क्लियर है सबको, एवरीवन?
चलिए, अब मैं आ जाती हूं आपके फ्रेश टॉपिक पे, जिसकी आज से आपकी डीपीपी शुरू होगी नेक्स्ट। और एन अवस्थी में अगर मैं इस चैप्टर में 175 क्वेश्चन एक रैंडम नंबर मान के चलूं एन अवस्थी में है, तो उसमें से 100 क्वेश्चंस इस पे होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब यही चलेगा, राइट जितना भी पढ़ा है वो एक्चुअली इसके लिए पढ़ा है। तो इसका बैकग्राउंड बताती हूँ ये क्या चीज है, इसको आप 11th में किस चीज से कनेक्ट करें या डे टू डे लाइफ में आप किस चीज से कनेक्ट करें कि मैं क्यों पढ़ रही हूं। आपने +1 में एक चैप्टर पढ़ा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर। उसके अंदर आप इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला करते थे, राइट। इंपेरिकल फॉर्मूला में आप क्या करते थे, आपको कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन की हम परसेंटेज देते थे और आप एक टेबुलर सा बना के उसका इंपेरिकल फॉर्मूला हमको दे देते थे। उसकी जरूरत क्या पड़ती थी, क्यों पड़ती थी, क्योंकि किसी ने आपको लैब में या किसी ने आपको एक रिक्वायरमेंट दी, एक प्रॉब्लम दी कि मच्छर को भगाने के लिए मेरे को एक ऐसा इंसेक्टिसाइड या कुछ ऐसा चाहिए जो ह्यूमन टिश्यूज या लाइफ को हर्ट ना करे, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं लोग, नीम के पत्तों को जलाते हैं। अगर आप पुराने जमाने में पहुंचे तो नीम के पत्तों को जलाया जाता था, जिससे सारे मच्छर भाग जाते थे। अब नीम लीव्स में कोई तो ऐसी चीज है जो मॉस्किटो रिपेलेंट का काम करती है, उसको पहचाना गया, पता लगाया गया और फिर आर्टिफिशियली टू मीट द डिमांड बनाया गया। तो उसको पहचानने का पहला स्टेप क्या होता है, नीम के पत्तों में से उसको एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके उसका किसी ने परसेंटेज निकाला, जीओसी पार्ट 2 कार्बन है उसकी परसेंटेज निकाली, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, जो जो भी है उसकी परसेंटेज निकाल के उस टीम को दी जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट वाले इंपेरिकल फॉर्मूला को डील करती है। उस टीम ने आपको लाके क्या दे दिया, इंपेरिकल फॉर्मूला। अब आपको याद हो इंपेरिकल फॉर्मूला के बाद आप क्या करते थे, मॉलिक्यूलर मास दे दो, मॉलिक्यूलर मास को इंपेरिकल मास से डिवाइड करके आप एन निकालते थे और सारे से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो मॉलिक्यूलर मास दे दो जैसे ही आपने कहा, हमने आपके सामने ये एक प्रोजेक्ट रख दिया कि हम दे देंगे, हमें बस 1 महीना दो, हम आपके इस पाउडर्ड सब्सटेंस का जो नीम के अंदर से आपने निकाला है, हम इसका मोलर मास देते हैं, तब तक आप अपना रिसर्च रखो इंपेरिकल फॉर्मूला का। तो जब मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला मास आया हुआ है, अगला मैं किस टीम का वेट कर रही हूं, आप मेरे को मॉलिक्यूलर मास लाके दो, फिर मैं पहचान जाऊंगी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और फिर लैब में जाके ये बना दूंगी एंड आई विल सप्लाई इट टू द पीपल हु नीड्स इट। इसी तरह से आपके चाहे टूथपेस्ट है, उसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो ओरल कैविटी हाइजीन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो भी किसी ना किसी पेड़ की टहनी से निकला हुआ है। तो इस तरह से नेचुरल चीजों को पहचान के फिर मास लेवल पे बनाया जाता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। हर चीज जो आर्टिफिशियल बन के आ रही है, कुछ ना कुछ उसका इससे लेना देना है, पहचान अगर किसी की करनी है। तो उसके लिए टॉपिक मेरे पास आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी आपको पता चल गया अगले 2 या 3 दिन आपने सिर्फ मोलर मासेस निकालने हैं अननोन सोल्यूट्स के, पता ही नहीं है जिसके बारे में क्या है, ये सफेद रंग का पाउडर दिया है, बस मेरा काम है मोलर मास निकाल के चुपचाप दीजिए। कितने ब्लड टेस्ट में डायग्नोसिस यही होता है कि ब्लड में वो कौन सी चीज है जिसका ये इन्फ्लेमेशन है, तो वो चीज हमें नहीं पता। तो वो जो पैथोलॉजिस्ट हैं वो क्या करते हैं, उस कंपोनेंट को निकाल के इनमें से किसी एक प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास निकालने के बाद स्टडी शुरू होती है, ये किससे मैच करता है, ये क्या हो सकता है, फिर और टेस्ट होते हैं। तो इवन डायग्नोसिस है या रिसर्च है, हर जगह ये बहुत काम आने वाला है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है हर उस प्रॉपर्टी को जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। इसका दूसरा नाम है डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जिसके वोट ज्यादा वो जीता, बी इट मेल, फीमेल, हैंडीकैप, 18 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड और 70 ईयर ओल्ड, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी है, नंबर ऑफ वोट काउंट करेगा, ना कोई जेंडर काउंट कर रहा है, ना एज काउंट कर रही है, ना और कोई फैक्टर काउंट कर रहा है। सिर्फ एक चीज, जिसके वोट ज्यादा है वो ऊपर, बस यही होता है। सिमिलरली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को कहते हैं जो सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती हैं कितना सोल्यूट, कौन सा, नो प्रॉब्लम, बड़ा, छोटा, सॉल्यूबल, फला, ये वो कुछ नहीं मायना रखेगा।
कितने पार्टिकल सोल्यूट के अंदर बैठे हैं उनकी गिनती मैटर करेगी, उनके मोल्स मैटर करेंगे बस। अब उस सोल्यूट का साइज है 1000 गुना एक दूसरे सोल्यूट से, लेट इट बी, वो वोट एक ही गिना जाएगा, राइट। तो अंदर जाके कितने वोट हैं वो किसी प्रॉपर्टी को डिसाइड करते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब अगली 2 या 3 क्लासेस हमने 1 बाय 1 ये पढ़नी है। मेरा टारगेट है आज रिलेटिव और ऑस्मोटिक करना, दोनों अनरिलेटेड हैं। अगली क्लास में इन दोनों को लेना, बिकॉज दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं। नोट करिए इसको क्विकली, ये आपका अगली 2-3 क्लासेस का सिलेबस है। डीपीपी मैंने इकट्ठी दी है चारों की, इसलिए थोड़ी बड़ी लगेगी आपको। दीपा मेरा फोन यार, कोई आया है? कहाँ है दीपा? 5 बजे के बाद मैं अवेलेबल हूँ। जी, ये चारों में से कोई प्रॉपर्टी आपकी सुनी हुई है? चलो ये मेरे को कम पढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आपके सुने हुए के बेसिस पे चलूंगी मैं, कि किशमिश को पानी में डाल दो तो फूल जाती है। और हाँ, हाँ, अब मैं प्लाज्मोलिसिस और हीमोलिसिस नहीं पढ़ाऊंगी, वो तुम खुद पढ़ोगे 9-10 में, नहीं तो तुम्हारे बायो वाले फ्रेंड से 2-4 मिनट ले लेना। प्लाज्मोलिसिस, हीमोलिसिस, आरबीसी पढ़ा दूंगी, मतलब वो श्रिंक होता है, वो फूलता है, जितना आपकी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में दिया है वो मैं पढ़ा दूंगी। एक आधी टर्म नहीं पढ़ाऊंगी, वो जो मेरे न्यूमेरिकल में काम नहीं आनी, वो तुम बायो वालों से पूछ लेना थोड़ा सा। प्लाज्मोलिसिस, हीमोलिसिस खास करके मैं हर बार उल्टा सोचती हूँ, तो इसलिए मैंने ना छोड़ ही दिया अब, कि खुद ढूंढ के आएंगे बच्चे। 9-10 में ऑस्मोसिस पढ़ाते हैं, घर में कुछ ऑस्मोसिस का देखते हो कभी? एक किशमिश छोड़ दो। हाँ, पिकल्स, राइट, जैम्स, हाँ जैम्स। और कुकिंग में ऑस्मोसिस नहीं काम आ रहा, कुकिंग में ये 2 काम आ रहे हैं। देखो इसके मुंह में स्वाद तो आ गया है, लेकिन इसका नाम नहीं आया है क्या? साबूदाना नहीं यार, उसमें भी ऑस्मोसिस तो नहीं है। उंगलियों में, अच्छा, जो बहुत देर पानी में रखो तो वो जो लाइनें बन जाती हैं, श्रिंक हो जाता है, राइट। ये क्यों होता है यार? इसका तो मुझे सोचना पड़ेगा, आज तक कभी एग्जाम्पल आया नहीं। सिकुड़ जाती है ना? सिकुड़ने का मतलब है अंदर से पानी बाहर? ओ नहीं 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 नहीं, इसलिए मैं इसमें कमेंट नहीं कर सकती। जब ऑस्मोसिस की जैसे चीज सिकुड़ती है ना, तो अंदर से पानी बाहर आ रहा है और वो सिकुड़ गई। आई डोंट नो यार, ये सोचना पड़ेगा, मेरे पास पहली बार आया है, बताया गया ऑस्मोसिस से है। हाँ, थोड़ा पढ़ के आना, ऑस्मोसिस नहीं हो सकता, कुछ और होगा। क्योंकि मैं अगर इमेजिन कर रही हूँ, अगर उंगली डालने से फूल जा रही है और सिकुड़ रही है, इट्स अ डिजीज। नो, इट इज नॉट ऑस्मोसिस। और कोई एग्जांपल? जैम्स, पिकल्स के अलावा? बहुत करना पड़ता है आजकल। एग को बॉईल करने में ऑस्मोसिस नहीं है, नो। सोर थ्रोट में गार्गल्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, सबसे ज्यादा जो आपको जरूरत पड़ती है सोर थ्रोट में गार्गल्स क्यों कहे जाते हैं। तो ये सारा का सारा जितना एनसीईआरटी में कहानियां दे रखी हैं वो लूंगी, उसके आगे पीछे की आप अपने 9-10 से देखेंगे, क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेड है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बिल्कुल वेरीफाइड वे में डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहीं बोला जाए तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यस इट इज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। चलिए, अब पहली जो मैंने लिखी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दिस, बहुत छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए मैं आज स्लो पढ़ा रही हूं, कहीं चारों ना करा दूं आज और सीधे 100 क्वेश्चन का होमवर्क ना पड़े आपके ऊपर। ये बहुत छोटी छोटी हैं, सो आई एम किलिंग टाइम, कि गलती से चारों ना हो जाएं, पर्पज यही है। सो मान लीजिए अभी आपका सारा पढ़ा हुआ है, मुझे पहचान के बताओ ये क्या बना रखा है मैंने, क्या दिखाना चाह रही हूँ यहाँ पे? प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, राइट। वो सारा पता है, डायग्राम तक मैंने सेम उठाया है। यहां पे क्या है? सिर्फ पीए लिखा होने का मतलब क्या है? सोल्यूट जो था वो नॉन वॉलेटाइल था। अगर वो नॉन वॉलेटाइल था तो पीबी तो 0 ही है।
तो यहां लगने वाला जितना भी प्रेशर है वो सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? ए कंपोनेंट की वजह। तो यानी मैंने यहां क्या लिया, अगर आप पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। क्या मेरी स्टेटमेंट में आपको जरूरत है उसका का क्या मतलब होता है? यही अब आपको स्टेटमेंट मिलने वाली है। इफ आई एड सॉल्ट टू वाटर, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। ये मैंने लास्ट क्लास में काफी सेटल करने की कोशिश की थी। यस, इट्स वेपर प्रेशर, क्योंकि दूसरे कंपोनेंट का तो है ही नहीं वेपर प्रेशर, तो ये डिक्रीज होगा। तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम में मैंने क्या लिखा है? लोअरिंग, रिलेटिव छोड़ रही हूं अभी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो थोड़ी देर सुन लो बच्चों, इसमें तुम फिर पीपी पूछते रहोगे ये कौन से वाला, ये कौन से वाला, छोटे हो जाएंगे क्वेश्चन। अब अगर एक प्योर सॉल्वेंट में मैं एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डालूं, आई ऑब्जर्व लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मान गए बात को? अच्छा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या मतलब है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का ये मतलब है, एवरीबॉडी ध्यान से देख लो, बस इतना ही है ये प्रॉपर्टी, इसका तो न्यूमेरिकल करने हैं इसके। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मींस पीए नॉट पहले था 123 मिलीमीटर एच जी, और बाद में हो गया 122। ये बहुत बड़ा गैप बोल रही हूँ, डेसिमल्स में आएंगे गैप। लोअरिंग का मतलब ये मत सोच लेना बहुत ज्यादा लोअरिंग है, वो तो मेरे को बोलने में आसान था तो 123 और 122 बोला। अभी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो डेसिमल्स में गैप आएगा, इट्स इट्स वेरी लेस। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज दिस। अगर इस लोअरिंग को मैं डिवाइड कर दूं किससे? प्योर से, तो ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग विद रिलेशन टू एक्चुअली प्रेजेंट या एक्चुअली प्योर का जो प्रेशर था। इस प्रॉपर्टी को मैंने फर्स्ट हेडिंग डाली है वहां पर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और मेन हेडिंग क्या चल रही है? कॉलिगेटिव। उसका क्या मतलब है? अब आप समझेंगे इसका क्या मतलब है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज एक्चुअली दिस इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों भाई, क्यों मान ले हम? तो वो मनवाते हैं अब। जब पूरे रिसर्च के बाद बहुत सारे केसेस में सेटअप करके देखा गया तो हमें क्या मिलता है? पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट comes out to be actually equal to proportional नहीं बोल रही, equal to मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। ये सारा का सारा किसके इक्वल मिला मुझे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ओपन करूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को, और आप ये राउल्स लॉ में खूब करके आए हो, NaNb ये खूब करके आए हो। जनरली एक हिंट दे रही हूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितनी भी हम पढ़ रहे हैं वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए, आपने देखा मैंने बोला आपको ये लोअरिंग ना डेसिमल्स में होगी जरा सी। ये जनरली बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि ये सब कुछ राउल्ट्स के ऊपर चल रहा है और राउल्ट्स पहले ही हमें पता है गड़बड़ कर चुका है। तो ये जो है सारा का सारा जो मैं बात कर रही हूं यहां, चारों प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में नीचे वाले को इग्नोर कर दो, ये रूल ही बना लो। जब तक कोई आपको दिखे ना भाई ये तो बहुत बड़ा मोल दे रखा है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। कहीं बोल दिया जाए इसके मोल्स 2 हैं और Na के मोल्स 6 हैं, यू कैन नॉट इग्नोर, फिर आपको 6+2 करना पड़ेगा। लेकिन जनरली आप डिनोमिनेटर से 99% आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इग्नोर करेंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल ही किस में है? डाइल्यूट सॉल्यूशंस में। दिस। अच्छा, अभी भी मेरा डिस्कशन है भाई तुम इसको कॉलिगेटिव क्यों कह रहे हो? ठीक है तुम्हारा फॉर्मूला मान लिया, कॉलिगेटिव की प्रॉपर्टी में कैसे आ गया? आप ये बताइए, Na क्या होगा? सॉल्वेंट। वेरी वेल मेजर्ड क्वांटिटी लूंगी मैं इसकी, ठीक है, सब कुछ मैं इसका नाप तोल के लूंगी तो ये तो कांस्टेंट सही है। एक्चुअली में डिपेंड किस पे करेगा फिर? सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे। यस, इट इज डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। किसी को कुछ भी खटक रहा हो 2 दिन खटकता रहने दीजिए, मैं ही लाऊंगी वो, 2 दिन सबर कर लेना बस। तो यहां पर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, हाउ कैन यू जस्टिफाई इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्योंकि इट इज गिवन बाय XB, व्हेन आई ओपन अप XB दिस, और इसमें डिनोमिनेटर तो इग्नोर ही होगा वो वाला, एंड XA विच इज अ कांस्टेंट, क्योंकि आई एम टेकिंग 500 ग्राम सॉल्वेंट, इट इज कांस्टेंट, इसमें कोई नहीं बदल सकता। समथिंग has to do with now number of moles which is inside the solution. That's why it is, yeah, hence it is a colligative
प्रॉपर्टी। अब नोट करिए जो भी करना, तो इस पर न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, डीपीपी डिस्ट्रीब्यूट करवाती हूँ मैं। बस हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की इतनी छोटी छोटी ही थ्योरी होगी, थोड़ी ऑस्मोटिक की ज्यादा है बस। दीपा, मुझे डीपीपीस दे दो। ज्योति किधर है? हाँ, इधर क्यों हो? अच्छा शौर्य, ओए है, इसको बुला लिया मैंने तो। ओके ओके ठीक है, डीपीपी कहाँ है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम शौर्य को देखो। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। बस 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 बस। अगर आपको दे रखा है लोअरिंग तो क्या दे रखा है, अगर आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है रिलेटिव लोअरिंग तो क्या दे रखा है, वो आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव भी है ज्योति इसमें? अच्छा अच्छा, इनको पहले ही दी जा चुकी। ये डीपीपी ऑब्जेक्टिव वाले आपस में सर्कुलेट कर लेना, मेरे को आना ना पड़े पहुंचाने, ठीक है? आगे पहुंचा देना आपस में, अपने आप पहुंचाइए। मैं भी एक दो न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे कराऊंगी, सर्कुलेट कर लो। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके पास ला रही हूं, जब तक डीपीपी सर्कुलेट हो तब तक। पर्पस क्या है बच्चों इसमें, किस लिए पढ़ रहे हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? मोलर मास निकालने के लिए। तो एक काम और करना पड़ेगा मुझे क्वेश्चंस में, अगर मोलर मास पूछा है तो पूछेंगे वैसे ज्यादातर वही, बाद में तो मना है कुछ भी पूछ लेंगे। क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और ए को ओपन अप कर सकती हूँ? ग्राम्स ऑफ बी यानी सोल्यूट डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्वेंट का नाम गिवन है, तो उसका मोलर मास भी ऑब्वियसली मेरे को गिवन होगा। तो मोलर मास ऑफ ए, फॉर दिस आई एम अटेम्प्टिंग दिस मेथड। इसको निकालने के लिए सारी जद्दोजहद है। कैसे वो भी बात करते हैं, लेकिन फॉर्मूला अगर सबके पास आ जाए तो आप ये सोचो, मैंने वो जो सफेद पाउडर आपको दे रखा था और कहा था पहचानो क्या है, तो आपने कहा हम मोलर मास बताते हैं इस मेथड से, बाकी इंपेरिकल फॉर्मूला वाली टीम करेगी, रिलेट करेगी, जो भी होगा। तो मैंने क्या किया, उस सुनना थोड़ा सा, फिर ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सेम एप्लीकेबल होगा। मैंने क्या किया, एक प्योर सॉल्वेंट लिया वाटर, उसका पी नॉट ए उस टेम्परेचर पे नाप लिया। फिर मैंने तोल के 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी है उस व्हाइट पाउडर को डाला, मिक्स किया, और उसका थोड़ी देर इक्विलिब्रियम आने के बाद फिर उसका वेपर प्रेशर नोट किया। पता चला वेपर प्रेशर 0.02 डिक्रीज हो गया, घट गया। मेरे से लैब में निकल के आई कितनी लोअरिंग, ये भी मेरे को पता था। ये पूरा क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग। अब ये और ये तो फिक्स ही है, क्या होना है पुट किया, ये भी मैंने तोल के डाला 1 ग्राम, पुट किया, ये आ जाएगा। इस तरह से लैब में मेरे को ये साइड मिल रही है और ऑन पेपर मेरे को मोलर मास मिल रहा है, एंड आई प्रोड्यूस द मोलर मास। तो अब जो भी क्वेश्चन हम करेंगे, इस इक्वेशन में से कोई भी एक वेरिएबल मांग लेंगे। जरूरी नहीं है हर बार मोलर मास मांगे, धीरे धीरे हमसे ये भी मांगने लग जाएंगे, मोलर मास दे के, सोल्यूट का नाम दे के। तो लेट्स शिफ्ट टू फर्स्ट क्वेश्चन। ये डीपीपी में देखना कोई है ये वाला क्वेश्चन, उससे मैच करता है, सब्जेक्टिव डीपीपी होगी शुरू में। सेकंड क्वेश्चन है, चलो जी। पूरा लिखा ही नहीं है शायद मैंने ना, हाँ क्यों लिखूं, है डीपीपी तुम्हारे पास। सेकंड क्वेश्चन में मेरे को आंसर दो सीधा फॉर्मूला लगा के, फिर मैं कुछ ट्रिकी चीजों पे शिफ्ट हूं, बट पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए। ऑनलाइन वाले बालकों को बता दूं, डीपीपी शायद अपलोड हो चुकी है, कहा तो था वैसे मैंने, नहीं हुई है तो मुझे बताओ, ये क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हुआ है। हो गई है मोहित अपलोड? चेक करता हूँ। डीपीपी 4 के नाम से देखना, अविका आप लोग भी। नहीं हुई तो मैं बोलूं दीपा मैम को। कम हो गई है।
हो गई है, चलो परफेक्ट है। तो हो गई है डीपीपी मैम। 4 में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वैल्यूज पुट करो पहले तो। ये कहता है 5% एक्वस सोल्यूशन। अब 5% एक्वस सोल्यूशन का क्या मतलब है, पहले वो समझते हैं। अगर 5 ग्राम, कौन सा वो दे रखा है, सोल्यूट तो देंगे ही नहीं ना। हाँ, 5 ग्राम सोल्यूट है किसमें, 100 ग्राम सोल्यूशन में। 5% का मतलब क्या है, 5%, 5 पर सेंचुरी, मतलब 5 पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो सोल्यूट अगर 5 ग्राम है, इससे मुझे पता चल रहा है सॉल्वेंट कितने ग्राम है बच्चों, 95 ग्राम। उसको यहीं 18 से डिवाइड करके मैंने सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स तो यही निकाल के रख लिए। सोल्यूट के तो मैं निकाल ही नहीं सकती शायद, है ना। मोलर मास ही पूछा इस क्वेश्चन में, या सोल्यूट के बारे में कुछ पूछा है, क्या पूछा है देखिए, अब कर लोगे वैसे इसके बाद आप लोग। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट ऑफ कोर्स। तो अब मेरे लिए वैल्यू क्या आएगी, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए। अच्छा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लिखने का मकसद यहाँ क्या है, वो नॉन वोलेटाइल है। ये ग्लूकोज, यूरिया, स्टार्च, ये सब के सब नॉन वोलेटाइल होते हैं। तो ऑर्गेनिक वर्ड जो लिखा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये बताने के लिए कि ये नॉन वोलेटाइल है। इज इक्वल्स टू 5 ग्राम है डब्ल्यू ए, मोलर मास उसी का निकालना है, डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट का 95/18, यही कर लो तो पूरी वैल्यू पुट कर दो, वरना 95 इंटू 18। अब उधर क्या वैल्यू पुट करूं, क्वेश्चन मैंने यहां पूरा नहीं लिखा है। पीए नॉट की कुछ बारे में बात कर रखी है, नहीं कर रखी, कुछ बात की हुई है तो ढूंढो ना, कुछ छुपा हुआ होगा उसमें, बस वही तो, इसी के लिए क्वेश्चन है, छापा है नहीं, मैं क्वेश्चन छापती ना काल को। हाँ, 373 केल्विन, इसका मतलब क्या होता है, 100 डिग्री। 100 डिग्री पे पानी उबलता है, बॉयल होता है। पानी जब बॉयल होता है तो उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, एटमॉस्फेयर के बराबर। एटमॉस्फेयर के बराबर वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, 760 मिलीमीटर Hg। कोई भी लिक्विड, लास्ट क्लास क्या थी, बॉयल कब होता है, जब उसका वेपर प्रेशर मैचेस टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि एट, बस इस क्वेश्चन का पर्पस ये कि प्रेशर ढूंढना सिखा रहे हैं। एट 373 केल्विन, पी नॉट ए वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, 2 क्लास से बात सेट हो रही है। पी नॉट ए कितना होगा, 760 मिलीमीटर Hg। और आपको शायद सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे रखा है, बस अब आप जोड़ तोड़ करिए, मेरे को मोलर मास बताइए। अब तो बचा ही कुछ नहीं, सॉल्यूशन का 745 दिया है, तो 760 में से 745 माइनस कर दोगे तो कितना आया, तो मुश्किल पूछ लिया क्या। चलो, 15 डिवाइडेड बाय 760 इज इक्वल्स टू 5 बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय 95 इंटू 18। मोलर मास निकाल के दीजिए। क्वेश्चन 4 देखो, आपको प्योर का प्रेशर दे दिया ऑलरेडी, ठीक है, और शायद ये पूछ लिया, देखा जाए तो यही पूछा है, जितनी क्लैरिटी से बोल रखा है। तो अब मेरा टारगेट है इसको निकालना। ये दोनों वैल्यूज तो है मेरे पास सामने, मोल फ्रैक्शन कैसे पहचानूं, वो कैसे पुट करूं, वो समझिए। अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन गिवन है मोलल, इसका क्या मतलब है, 1 मोलल का, इसका मतलब है जो भी सोल्यूट है ना, इसका 1 मोल इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर। तो मेरे पास सोल्यूट का मोल तो पहले ही दे दिया 1, और सॉल्वेंट के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 1 kg H2O का मतलब क्या है, उसको 1000 ग्राम को आप किससे डिवाइड करते हैं, 18 से, और ये तो इस चैप्टर में प्लीज याद कर लीजिए 55.5। तो इस साइड में क्या पुट करूंगी, 1 डिवाइडेड बाय 56.5, नीचे टोटल मोल पुट करने थे मोल फ्रैक्शन के लिए, तो मैंने 55.5 और 1 को प्लस करके 56.5 लिख दिया। अब आपका पीए आ जाएगा, पी नॉट ए की वैल्यू पुट करिए। तो यहां आप देखो तो सिर्फ क्वेश्चन छोटा करते जा रहे हैं और
हिडन तरीके से दे रहे हैं कि एकदम डायरेक्ट खोल के तो नहीं देंगे जी, क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, जाओ फिफ्थ क्वेश्चन। इसका आंसर लगभग 12.08 समथिंग आ रहा है। एक चेक जरूर करना, आपका ये कैलकुलेटर अंदर कर दो अनंत, आपका जो प्रेशर प्योर का दिया उससे कम आना चाहिए। प्योर का प्रेशर अगर 12.13 दिया और आपका 12.08 आ रहा है तो ठीक है, कम है जी। प्योर से कहीं बढ़ा के मत दे देना किसी दिन। ठीक है, वो पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उड़ा दी आपने। चलिए, एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है फिफ्थ। फिफ्थ में पूरा नहीं करा रही, लेकिन आपको मेथड बता रही हूं कैसे करना है। ठीक है, इसकी इक्वेशंस मेरे से पहले आप बना लें तो इट्स वेरी गुड। आपको 10th क्लास तक इक्वेशन बनाना ही तो सिखा के भेजा गया है, तो बनाइए। A solution containing 30 gram of a non-volatile solute dissolved in 90 gram of water has a vapor pressure, यानी ऐसी solution का vapor pressure है, बातें बहुत हो रही हैं बॉयज, 2.8 किलो पास्कल। फिर कहा गया इसी सॉल्यूशन में, दिस इज केस 1, इसी सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, 18 ग्राम वाटर और डाल दिया। तो केस 2, वही 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्लस 90 प्लस 18 अगर मेरे को करना है तो कितना हो गया, 108 ग्राम ऑफ वाटर। तब मेरे को वेपर प्रेशर कितना मिला है, दैट इज 2.9 किलो पास्कल। सोल्यूट कम हो गया तो लोवरिंग भी कम हुई तो वेपर प्रेशर बढ़ गया। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ना यूनिवर्सिटी में या थियोरेटिकल, जो इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन से क्लियर हो रहे होंगे। इस डेटा में इन्होंने साफ बताया है, सॉल्वेंट बढ़ा दिया, वॉलेटाइल कंपोनेंट बढ़ा दिया तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट सेम रखा लेकिन वॉलेटाइल कंपोनेंट बढ़ा दिया तो प्रेशर तो बढ़ना ही चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बारीकी यहां देखनी है। तो अब इसमें जो भी पूछा है बाद में बात करते हैं, पहले तो देखें मेरी दोनों केसेस की इक्वेशन क्या बनेगी। इस केस में बनेगी पी नॉट ए माइनस 2.8, ऑफकोर्स किलो पास्कल है, मैं भी उसी में रखूंगी सारा कुछ, इज इक्वल्स टू 30 बाय मोलर मास मेरे को नहीं पता सोल्यूट का, डिवाइडेड बाय 90 बाय 18। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, और जिसको 18 का टेबल आता है वो तुरंत यहां पे वो भी पुट कर सकता है 5। सो पी नॉट ए माइनस यहां क्या करूं 2.9, ठीक है, 2.9 डिवाइडेड बाय अगेन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू 30 बाय मोलर मास। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, चेक करिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, और इस क्वेश्चन में यही दो चीजें पूछी गई हैं 1 और 2 पार्ट करके। एनसीईआरटी का शायद ये 20वां या 22वां क्वेश्चन है जो मैंने उठा के यहां रख दिया डीपीपी में। इसके आगे काम आपका, इसे पहले समझ के नोट करिए, अभी सॉल्व नहीं कर रहे तुम लोग इसको। सॉल्व अब जो कर सकता है जितना टाइम में दे रही हूं करो, जो नहीं कर सकता वो घर जाके इसे जरूर सॉल्व करेगा। ये एक बार एब्जॉर्ब करिए कि कैसे हमने दो इक्वेशन फटाफट बनाई, उसके बाद आपका मैथमेटिकल स्किल। अब आ जाते हैं एक और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो लास्ट रहेगी आज के लिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले मेरे को ऑस्मोसिस के बारे में आपके कुछ कंफ्यूजन्स दूर करने हैं, जो उतने डिटेल में बात नहीं होती जितने डिटेल में नीट में इसके क्वेश्चन हमारे पास आ जाएंगे, असर्शन रीजन या जेई के स्टेटमेंट वाले। ऑस्मोसिस, आप देखिए मैंने ऑस्मोसिस में यहां क्या करके रखा हुआ है, ये व्हाइट कलर जो मैंने बनाया पूरी भर के, ये प्योर सॉल्वेंट बराबर समझ लो, ये खाली सॉल्वेंट ही है। और यहां पर मैंने ब्लू कलर की कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल रखी है, जिसमें वाटर के अंदर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट है। तो इस कंटेनर में मैं कहूंगी कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई, राइट। और ये वाले कंटेनर में ब्लू मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा, मतलब इसके अंदर कॉपर सल्फेट था भी तो इतना कम था कि मेरे को दिखाई ही नहीं दिया, नाम मात्र, या प्योर वाटर समझ लीजिए। तो इस कंटेनर में है वाटर। इन दोनों कंटेनर्स को किससे मैंने सेपरेट किया हुआ है, एनी आइडिया ऑस्मोसिस में क्या होता है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। कहां से मिलती है ये, कहां से लानी होती है, कैसे अगर मेरे को करना हो तो क्या करूं।
अच्छा, सेलोफेन पेपर वर्क एज एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, बायो वाले कह रहे तो मान लूंगी। और कुछ किसी किसी जगह और देखते हैं आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? सेल्स, सेल्स की सारी कवरिंग वही है। और कुछ आप कहाँ देखते हैं? सेल किधर देखा आपने? सेल मेम्ब्रेन, यस, एसपीएम, बिल्कुल। आप किधर देखते हो? सेल नहीं दिखता आपको? जो चीज देख सकते हो वही बताना। यस, ये जो अनियन की पील है या आप ग्रेप्स की जो कवर है, ज्यादातर ये जो है दे आर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दीज आर एसपीएम। ये बहुत सिलेक्टिव होता है इनका पोर साइज, और ये अपने पोर से सिर्फ और सिर्फ एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल विच इज सॉल्वेंट उसी को गुजरने देता है। इसके पोर के थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास ऑन कर सकता है, सोल्यूट तो बिल्कुल नहीं। अब इसके अंदर क्या होगा? इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सिर्फ एक चीज ट्रेवल कर सकती है, और वो क्या है? सॉल्वेंट। यहां से वाटर ट्रेवल करना शुरू हुआ तब तक जब तक दोनों कंटेनर्स का कलर सेम नहीं हो गया, इक्विलिब्रियम नहीं आया। ऐसा नहीं है कि सॉल्वेंट यहां से यहां नहीं जा रहा है, सॉल्वेंट फ्री टू मूव बोथ साइड, लेकिन नेट फ्लो इधर से इसका ज्यादा होगा। ये एक नेचुरल फिनोमिना है जिसको मैंने नाम दे दिया ऑस्मोसिस। सो ऑस्मोसिस, चेक माय स्टेटमेंट, osmosis is flow of solvent molecules from low concentration to high concentration। यही उल्टा होना है आपका बस। लो से हाई में कब से चीज फ्लो करने लगी भाई? लो कॉन्सेंट्रेशन जब मैं बोल बोलते किसकी है? सोल्यूट की। तो लो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ कौन ट्रेवल करेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मोर। रिवर्स में भी रहेगा बट थोड़ा सा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों ही सॉल्यूशन का कलर वेरी लाइट ब्लू, जो मुझे देखने में भी नहीं पता चलेगा कि ब्लू आया भी है कि नहीं, उस टाइम मैं कहूंगी भाई इक्विलिब्रियम आ गया। ये क्यों हुआ? ऑस्मोसिस की वजह से। इस फिनोमिना को ऑस्मोसिस कहते हैं। और जो नीचे लिखा है, spontaneous mixing of particles of solvent from high concentrated solution to low. Check. Is it right? Low to high. अब नोट करिए, ऑस्मोसिस डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बारी के लिए डेफिनेशन चाहिए मुझे कि आपको हमेशा पता रहे लो टू हाई। बस बातें बंद भाई, मैंने ही थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर दिया आपको। ये तुम लोगों को ट्वेल्थ पढ़ाते पढ़ाते ना मैं खुद कई बार ट्वेल्थ में पहुंच जाती हूँ। जिस प्रेशर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्लो कर रहा है, उस प्रेशर को नाम दिया गया ऑस्मोटिक प्रेशर, और सिंबल है इसका पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर अब किस सिंबल से हम डिनोट करेंगे? नॉट पी ऑब्वियसली, क्योंकि वेपर प्रेशर को दे दिया मैंने, तो यहां पे कौन सा सिंबल यूज करेंगे हम? पाई। अविनाश, एनीथिंग? पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट, यस, दोबारा सोचो। ऑस्मोसिस सोल्यूट पार्टिकल्स का फ्लो अलाउ ही नहीं करता। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के होल्स इतने सिलेक्टिव हैं, सोल्यूट तो उससे गुजर ही नहीं सकता, सिर्फ सॉल्वेंट गुजरेगा। और कॉन्सेंट्रेशन हम किसकी बोलते हैं? सोल्यूट की। इसलिए उल्टा सा आ जाता है थोड़ा। जिसका डर था वही हुआ। अब समझ आ गया? पक्का आ गया सबके पास? पाई। अच्छा, आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़ा हो, मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते कैसे हैं? अगर यहाँ लैब में मेरे को चाहिए वो क्या बैरोमीटर वगैरह बोल रहे? नहीं, बैरोमीटर और मैनोमीटर नहीं पूछ रही। मरकरी वाला कुछ पढ़ा है? मरकरी वाला कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं फिजिक्स में? हाँ, चैप्टर फ्लूइड, यस। अब मैं आगे के लिए याद रख लूंगी ये बात। फ्लूइड चैप्टर में फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, मुझे वो हेल्प चाहिए। फिर भी मैं आपसे थोड़ी सी बात करूंगी। दिस, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम मेजर कैसे करते हैं? ये पढ़ा हुआ है आपका?
मतलब ये अगर मैं ना पढ़ाऊं तो चल जाएगा क्या? पढ़ाऊं? चलो, नौकरी की है हमने, हम करेंगे। चलिए, अगर मेरे को कहा गया है पढ़ाओ तो फिर मैं पढ़ाऊंगी जितना मेरे को आता है, कुछ गलती करूं तो पकड़ लेना। पहले एक चीज बताइए, रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ सम मैट्रिक्स, सम सेल सैप कह लीजिए, उसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन होती है। रेड ब्लड सेल की कॉन्सेंट्रेशन को अगर मैं आर्टिफिशियली या प्रैक्टिकली मैच करना चाहूं अपनी लैब में, तो अगर मैंने 0.9% NaCl की सोल्यूशन ले आती हूं, वो एग्जैक्टली मैच करती है आरबीसी के अंदर की कॉन्सेंट्रेशन से। तो अगर मैं कहीं पर आरबीसी रख रही हूं किसी कंटेनर में, यहां मेरे पास आरबीसी है, इसके अंदर की कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली मैचेस टू NaCl, बाहर मैंने डाल दिया इसके 0.9%। जब अंदर और बाहर दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, तो जितना वाटर बाहर से अंदर जाएगा उतना ही वाटर अंदर से बाहर जाएगा। मुझे आरबीसी में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसी आरबीसी को बाहर NaCl डाल के दिया, ये जेई में आया इस बार एक एक शिफ्ट में, मोर देन 9.9%, 0.9% से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बाहर रख दी, तो वाटर कहां से कहां फ्लो करेगा? लो से हाई। तो वाटर बाहर की तरफ इसका फ्लो करेगा, आरबीसी क्या होगा? श्रिंक हो जाएगा। जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वाला आप केस देख रहे हैं कि आपने आरबीसी को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला। हाइपरटोनिक मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला। तो आपने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला तो आरबीसी श्रिंक करेगा। आपने अगर हाइपो में डाला कि बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, लेस देन 0.9% है, जिसको मैं बोलूंगी हाइपर और हाइपर। ठीक है। सो अब क्या होगा? वाटर किधर से किधर जाएगा? आरबीसी क्या हो जाएगा? स्वेल। एक जगह आप देख रहे हो आरबीसी श्रिंक हो रहा है, एक जगह आप देख रहे हो आरबीसी स्वेल हो रहा है। इसी में से किसी एक को प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, किसी एक को हीमोलिसिस कहते हैं। किसको? मेरे को नहीं पता। ये आपके बायो, मेरे को बताना भी नहीं है आपने। और जो भी आप अपने बायो वाले फ्रेंड से पूछ लीजिएगा किसको प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं, किसको हीमोलिसिस बोलते हैं। लेकिन एवरीवन प्लीज, अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, ना श्रिंक हो रहा है ना स्वेल हो रहा है, मतलब दोनों साइड से सेम प्रेशर से वाटर का फ्लो है, ऐसी सिचुएशन जहां दो चीजों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, बाहर वाली सॉल्यूशन और अंदर वाली सॉल्यूशन, ऐसी दो सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? जैसे आप आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वही आ गया आइसोटोनिक। तो अगर दो सॉल्यूशन मेरे न्यूमेरिकल में बोली जाए, दे आर आइसोटोनिक, मतलब उनका पाई सेम है, मतलब उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो किसी की इच्छा है ये नोट करने की, प्लीज जरूर करिए। ये जेई में डायरेक्ट आया इस बार, तो ये करना चाहिए आपको याद। 0.9% NaCl सोल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू आरबीसी सेल सैप, जो भी उसके अंदर सॉल्ट और जो भी चीजें हैं। अब समस्या कहाँ आती है? मैं ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको पढ़ाऊं उससे पहले, ये नापते कैसे होंगे, मेजर कैसे करते होंगे ऑस्मोटिक प्रेशर? कौन सॉल्यूशन के अंदर जाके ऐसा पंप लगा सकता है कि वाटर का प्रेशर नाप ले कि किस प्रेशर से वाटर उस एसपीएम के थ्रू जा रहा है? नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास कि मैं एक सॉल्यूशन का वाटर जो फ्लो कर रहा है दूसरी सॉल्यूशन में, दैट टू थ्रू सो डेलिकेट एसपीएम, मैं नाप नहीं सकती किस प्रेशर से जा रहा है। तो फिर मेरे को तो पहली समस्या है कि इसको मेजर कैसे करते हैं। न्यूमेरिकल तो आप देखो कि कुछ है ही नहीं, जैसे आपके रिलेटिव लोवरिंग के थे, उससे भी आसान है इसके। तो अब मेरा टास्क जो आज का आखिरी होगा, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को नापते कैसे हैं, बस ये बता के आई क्लोज द क्लास। टेस्ट दूंगी आपको। अब आप ये सोचिए, ब्लू कलर अगेन समझ रहे हैं क्या होगा? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। ये कलर क्या बता रहा है? वेरी लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और मोर और लेस वाटर ही भर रखा है। और यहां पर मैंने और फ्रेश वाटर का फ्लो तैयार किया हुआ है, चाहे इन करना हो चाहे आउट करना हो, वो मैंने कनेक्टेड कर रखा है।
अब मुझे ये पता है नेट फ्लो इस डायरेक्शन में, ये हमें पहले ही पता है, हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि नेट फ्लो तो इसी डायरेक्शन में। काम क्या है, ये प्रेशर क्या है, इसे नापो। कैसे नापूंगी मैं यहां अंदर जाके कुछ नहीं मैं मीटर्स लगा सकती। तो क्या किया गया, इस सॉल्यूशन वाली साइड एक और पंप लगाया गया जिससे प्रेशर बढ़ाया जाएगा। मैंने क्या किया, यहां पर एक पिस्टन है और इससे लगाया दम कि मैं प्रेशर लगा रही हूं। इधर से ऑपोजिट डायरेक्शन से मैं आर्टिफिशियली विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रेशर लगाना शुरू करती हूँ। ये प्रेशर इसको काउंटर करेगा। थोड़ी देर बाद मैं देखूंगी पानी इधर आना बंद हो गया है, मतलब कम हो गया है। वाई? बिकॉज मेरा ये प्रेशर इसके प्रेशर के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो ये मेरा P अप्लाइड प्रेशर है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और बोर्ड के क्वेश्चन में ये P डैश इतने डाल के पूछते हैं कौन कौन सा P क्या है। ये P क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जो मैं बाहर से अप्लाई कर रही हूं। इस एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये पाई थोड़ा कमजोर होना शुरू होगा, ये कम लगेगा थोड़ा सा। मैं तब तक इसको बढ़ाती रहूंगी, इसके ऊपर वजन डालती रहूंगी जब तक वाटर यहां से यहां आना बंद नहीं हो जाता। जैसे ही ये वाला प्रेशर इस वाले प्रेशर से इक्वल होगा, यहां वाटर का फ्लो एकदम बंद, या कहो इक्विलिब्रियम। फिर मैं नापूंगी कितना प्रेशर लगा इसको रोकने में। इस प्रेशर को रोकने में जितना मेरे को लगाना पड़ा, दैट मस्ट बी एक्चुअली इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन बाय या मेड बाय या बिल्ट बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो मेरे को बाहर से जो प्रेशर लगाना पड़ा उससे मेरे को पता चल रहा है इसके ना बराबर पहुंच गए हम। भाई वही बात है, एक बुक का वजन मेरे को तोलना है तो मैं कैसे तोलती हूँ, उसको किसी और वजन के बराबर करके। भाई ये 2 किलो है तो बुक का वजन भी 2 किलो होगा, यही किया। मेरा एक सवाल जो लोग नोट कर रहे हैं खासकर उनसे, अगर मैंने यहां थोड़ा ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो क्या होगा, उल्टा, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये आपका बड़ा फेमस और पॉपुलर प्रॉब्लम भी है और क्वेश्चन भी है। ये कहां सुनते हो, आरओ, घर में होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। गंदे पानी में से हम क्या सोचते हैं, हमें तो प्योर वाटर निकालना है। हाउ वी आर डूइंग इट, ये गंदा पानी है, इस पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैं ऑपोजिट में प्रेशर लगा रही हूं, इस गंदे पानी में से सिर्फ पानी इधर जा रहा है और बाकी सब कुछ इधर बच रहा है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस, इजराइल नाम की कंट्री जो अब तो काफी खबरों में है, राइट, वो चारों तरफ सी से घिरी हुई है। वहां पानी कैसे आप पहुंचाए, चारों तरफ सी से, उनके पास पैलेटेबल वाटर मीठा पानी नहीं है। अब तो खैर उनके पास बहुत टेक्नोलॉजी हो गई, बट पहले पूरी कंट्री रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर पानी पीती थी। इसी वजह से उन कंट्रीज में पेट्रोल से ज्यादा महंगा पानी होता था। मतलब हम जब बच्चे थे तो जोक चलता था, वहां एक बोतल पानी ले जाओ और एक बोतल पेट्रोल भर के ले आओ, क्योंकि वहां पानी उतना महंगा है जितना यहाँ पेट्रोल है, क्योंकि सारा रिवर्स ऑस्मोसिस से बना रहे थे। और रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी बनाने के बाद, मीठा पानी बनाने के बाद उन्होंने अनार की खेती करी है वहां पे और बिगेस्ट एक्सपोर्टर बनाया। कि फिर हमारे यहाँ से टीम गई कि अनार बिना पानी के उगा रहे हैं वो, तो हमारे राजस्थान में भी अनार ऐसे ही उगे जिसमें पानी ना लगे। तो दिस इज वॉट रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूजफुल फॉर। आपके घर में अगर कोई आरओ है तो वो इस फिलॉसफी पे काम कर रहा है। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन था, अगर अप्लाइड प्रेशर इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, नेम द प्रोसेस, तब क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस। अब नोट करिए जो कर रहे थे। मेरा एक कंटेंट पूरा हुआ। इसका फॉर्मूला अगली क्लास में दूंगी, इसके न्यूमेरिकल अगली क्लास में, क्योंकि